हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 8 के साथ और सेट नंबर 8 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सेट नंबर 8 का जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन यानी पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। तो पेपर सेकंड में सेट नंबर 8 के पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन जो जनरल स्टडी का क्वेश्चन है, शुरू का 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा है और छठा क्वेश्चन जो है सेट नंबर 8 के जीएस पेपर में छठा क्वेश्चन जो जीएस का पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सेट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 6 जीएस का क्वेश्चन नंबर 6, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। विंध्य पर, सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली। तो अरावली तो माउंट आबू राजस्थान में और वहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। सतपुड़ा आप देखेंगे नीचे में है, दक्कन से ऊपर सतपुड़ा और फिर आपका क्या है सतपुड़ा, विंध्य उससे ऊपर विंध्य है। और सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री क्या होगा, तो पश्चिमी जो घाट है उसको सह्याद्री कहते हैं। तो माउंट आबू कहाँ, राजस्थान में, और वहाँ पर कौन सा, अरावली। तो यहाँ क्वेश्चन है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो अरावली। तो छठा का आंसर हम लोग का हुआ सी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वो सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका क्या होगा, उसका त्वरण नीचे की ओर होगा। त्वरण क्या होगा उसका, नीचे की ओर होगा, यानी फिर वो वहाँ से लौटेगा। जब किसी भी पिंड को ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं तो उस पिंड के ऊपर आप जो फोर्स लगा उससे ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट फोर्स से काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके दिशा के अगेंस्ट। लेकिन वो जब पहुंच जाएगा धीरे धीरे रिटार्ड करेगा, उसमें मंदन होगा और जब वो वहाँ के बाद फिर वो लौटेगा तो त्वरण नीचे की ओर होता है, पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। तो सातवां का आंसर ए होगा, सातवां का आंसर ए होगा। और फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से हमेशा क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। तो 8वां का बी, शक्कर के किण्वन से हमेशा क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, और जो बी ऑप्शन पर है। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है, तो कंपन की आवृत्ति, वाद्य यंत्रों में तारों की लंबाई, कंपन का आयाम और ध्वनि की तरंग का रूप। तो संगीत की गुणता किस पर होगा, तो ध्वनि तरंग के रूप, ध्वनि तरंग का क्या नेचर है उस पर होगा। तो 9 का डी। और फिर 10 है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अटलांटिक और मेडिटेरियन, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य होगा। तो ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कहाँ, तो आप देखेंगे अफ्रीका के उत्तर पश्चिम कोने पर आप देखेंगे तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। तो 10वां का सी,
और फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो सौर शक्ति संयंत्र, सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधोपुर में। ये कहाँ पर है? माधोपुर में। तो भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र माधोपुर, और तो आंसर सी हुआ। और 12 में है, वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत कण संचालन, विद्युत कण संचालन सिद्धांत। तो वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विद्युत कण संचालन सिद्धांत। तो 12 का सी। और 13 है, पारसेक किसके मापन की इकाई है? तो खगोलीय दूरी, दूरी की इकाई पारसेक है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी या खगोलीय दूरी के लिए यूनिट है पारसेक। और खगोलीय दूरी के लिए एक और इकाई है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है पारसेक, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों या खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी का इकाई है या खगोलीय दूरी का इकाई है? लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है, जो दूरी तय करेगा उस कैलकुलेशन पर उसको एक लाइट ईयर, उस लंबाई को एक लाइट ईयर कहा जाता है। और लाइट ईयर से भी बड़ा एक यूनिट रखा गया है पारसेक, और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। और 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। तो जैन ग्रंथों के लिए अंग, उपंग। तो जैनियों के लिए अपने पवित्र ग्रंथों के लिए एक कॉमन वर्ड जो होता है वो उसका क्या यूज होता है? अंग। तो अंग क्या है? जैन साहित्य को अंग भी कहा जाता है, जैन के मूल साहित्यों को अंग भी कहा जाता है। तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का, कॉमन किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो अंग। और 15 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो मरकरी। तो मरकरी पारद। तो 15 का ए। और 16 है, निम्नांकित में कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल का मार्केट नेम फिनॉल हुआ, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C6H5OH। C6H5OH वो फिनॉल का या कार्बोलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। और ये भागीरथी और अलकनंदा मिलेगा तो फिर गंगा का नाम मिलता है। और वो कहाँ पर? भागीरथी और अलकनंदा आगे कहाँ मिलेंगे? तो देवप्रयाग, और वहाँ से गंगा नाम पड़ता है। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलके गंगा। तो टिहरी बांध किस पर है? तो भागीरथी पर। गंगा भी ऑप्शन है लेकिन भागीरथी है तो आप भागीरथी दीजिए। और 18 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन हमारा किसके साथ मिलता है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो 18 का डी। 19 है, निम्नांकित में किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है? तो कीमत को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। तो एकाधिपत्य, मोनोपोली, लगता है कि मोनोपोली है किसी प्रोडक्ट का, आपके एक ही व्यक्ति के पास में वो अधिकार है उस प्रोडक्ट का, तो वो कीमत को नियंत्रित कर सकता है। कीमत वहाँ नियंत्रित नहीं होगा, वहाँ जो कीमत होगा वो फिर नियंत्रित नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। तो एकाधिपत्य, निम्नांकित में कौन सा, किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? यह नियंत्रण का मतलब हमेशा बढ़ने से ही नहीं लेना है, नीचे भी जा सकता है। तो कीमत को नियंत्रित करने में, अगर
अगर एकाधिकार है तो आप एक पे अगर संतुष्ट है तो उस कीमत को आप रख भी सकते हैं। किसी को अगर मोनोपोली है, उसका जो कीमत उसको लेना है उस कीमत पर उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को वो प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगा तो प्रतिस्पर्धा के क्रम में कीमत नीचे भी गिर सकता है और वो अनियंत्रित रहेगा। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण स्पर्धा जो है वो कीमत को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, यानी कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण स्पर्धा जो है कीमत को नियंत्रित नहीं कर पाता है, कीमत नीचे की ओर जाएगा। तो 19 का बी। और फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला वन, उस तरह का वन हमारे पास कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी घाट में, और खास करके केरल क्षेत्र में। तो पश्चिमी घाट। तो भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट, विशेषकर केरल तट। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन सामान्य मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। तो 21 का बी। और 22 है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है या सेक्रेट करती है, उसको क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि से, थाइमस ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन सेक्रेट होता है। तो 22 का बी। और 23 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालता है? वो ए और डी। विटामिन ए और डी ज़्यादा होगा तो वो फिर विटामिन ए और डी ज़्यादा अगर होगा तो वो स्टोर होगा और फिर वो बॉडी के लिए दिक्कत करता है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? वो विटामिन ए और डी। तो किसका संग्रह, बॉडी में किस विटामिन का अत्यधिक संग्रहित हो जाना बॉडी के लिए खतरनाक होगा? विटामिन ए और डी। तो 23 का डी हो गया। और 24 नंबर है, अंग्रेजी राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जाता था? अंग्रेजी राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जाता था? त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, कोई वर्गीकरण नहीं, पंचमुखी वर्गीकरण। यानी यहाँ पर ऐसा है कि कितने वर्गों में बांटा गया था किसान को? तो 5 वर्गों में। तो 24 का बी। और 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कौन सा राज्य जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है, यानी उत्तर में है, नॉर्थ में है? त्रिपुरा से कर्क रेखा पास करेगा, झारखंड से भी पास करेगा, मिजोरम से भी पास करेगा। जो ए ऑप्शन पर है मणिपुर आप देखेंगे, मणिपुर कर्क रेखा से ऊपर है, 23.5 डिग्री से ऊपर है। मणिपुर को कर्क रेखा टच भी नहीं करता है, पास नहीं करता है। मणिपुर उससे ऊपर यानी नॉर्थ साइड में है। तो आंसर 25 का ए होगा। अब आप याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भारत से कितने राज्यों से या किन किन राज्यों से कर्क रेखा पास करता है, कितने राज्यों से ये भी याद करना है और किन किन से ये भी याद करना है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर के रूप में उसको क्रम के रूप में याद करना है। अब आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? ये याद कीजिए, क्रिटेशियस युग में। तो ये दक्कन के पठार का जो बैसाल्ट है ये पुराने चट्टानों में से आएंगे, ये पुराने चट्टानों में से आते हैं। तो पुराना चट्टान में दक्कन का बैसाल्ट चट्टान जो होगा वो पुराने चट्टानों में आएगा। और ये जो है किस युग का, पृथ्वी के आरंभिक जो युगों में बांटा गया है उसमें किस युग का? तो गोंडवाना लैंड में बाद में जब लावा के कारण ये चट्टान बना है, तो ये किस युग का होगा? तो क्रिटेशियस युग का है। तो सी, तो 26 का सी,
तो दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा चट्टान या लावा सेल किस युग का? तो क्रिटेशियस युग का। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है? असम शिलोंग, तो असम शिलोंग गलत है, असम दिसपुर होगा। मेघालय कोहिमा, तो मेघालय शिलोंग होगा। मिजोरम आइजॉल, ये सही है। नागालैंड गुवाहाटी गलत है, नागालैंड कोहिमा होगा। तो इसमें सुमेलित कौन है? यानी राज्य उत्तर पूर्व के राज्य और उनकी राजधानी, राज्य और राजधानी दिया हुआ है, तो उसमें सुमेलित है, सही है मिजोरम आइजॉल। मिजोरम आइजॉल, तो ये सुमेलित है। अगर हम लोग सबका सही अगर पढ़ें तो असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजॉल और नागालैंड कोहिमा। अब 28 नंबर क्वेश्चन, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में, तो कैरेबियन सागर कहाँ? तो कैरेबियन सागर अटलांटिक के पास मेक्सिको और ये के बीच में, जिसको कैरेबियन सी बोलते हैं। अटलांटिक, मध्य अटलांटिक के बीच का वो जो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के बीच की जो स्थिति होगी उसको हम लोग, और मेक्सिको और यूएसए के बीच जो गल्फ बनता है वहाँ पर उस एरिया को कैरेबियन सी बोलते हैं। तो टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ पर उठता है? कैरेबियन सागर में। तो 28 का ए। और 29 नंबर है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में। और इंडिया सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया था। तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ? 1912 में। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था? तो इंडिया सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित का सही कलानुक्रम क्या है? यानी उसको हम लोग सही बढ़ते क्रम में देखना है। शिमला समझौता, भारत सोवियत संधि, फरक्का समझौता, ताशकंद समझौता। तो इसको अगर किया जाए तो सबसे पहले अगर किया जाए तो ताशकंद समझौता 1966 का, उसके बाद भारत सोवियत संधि 1971 का, शिमला समझौता पाकिस्तान मामला को लेकर के 1972 का, और उसके बाद फरक्का समझौता है वो है तो सबसे अंत में फरक्का समझौता था। 4-2-1-3 होगा। यानी सबसे पहले ताशकंद समझौता, फिर भारत सोवियत संधि, फिर आपका शिमला समझौता और फिर फरक्का समझौता। तो ये 4-2-1-3 ऑप्शन सही होगा। तो 30 का आंसर ए हुआ। 31 नंबर है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती राज अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय। तो 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जुड़ा और 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जुड़ी संविधान में। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष? 1999-2000। तो ये 32 का बी। और 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के नाम से, बॉल ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र को? तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, सेंटोसा द्वीप किस देश में है? तो सिंगापुर में। सेंटोसा द्वीप सिंगापुर, सेंटोसा द्वीप सिंगापुर। 35 नंबर है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की पहली बैठक ढाका में हुई थी। और कब? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की पहली बैठक यानी सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की पहली बैठक 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, बांग्लादेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलवीरा से। और धौलवीरा कहाँ है? गुजरात। तो शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण हड़प्पा संस्कृति
किस स्थल से मिले हैं? तो धौलवीरा से, और धौलवीरा कहाँ है? गुजरात। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28। और 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट लवण। 39 नंबर है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की ओर से जारी IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की ओर से जारी एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 59th रैंक पर है, 59वें रैंक पर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 2019 का कबड्डी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पंजाब में, तो सी। और 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और 42वां क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फॉर्च्यून के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो जारी किया गया है, उसमें पहला स्थान पर किसका नाम है? तो सत्या नडेला का फॉर्च्यून पर्सन ऑफ द ईयर, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिस्ट में 2019 के फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिस्ट में पहले स्थान पर सत्या नडेला। 43, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो वो किस पाल राजा ने? पाल वंश था जो बंगाल बिहार में स्थापित। पाल वंश के किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया? तो धर्मपाल। पाल वंश के शासकों में सबसे महानतम शासक धर्मपाल, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और गोपाल पाल वंश का पहला शासक हुआ 750 AD में। तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक, और पाल वंश का महानतम शासक धर्मपाल, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। तो 43 का आंसर डी। और 44 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? यानी सीधे आपको याद करना है कि विठल स्वामी मंदिर कहाँ है, जहाँ पर जो 56 जो स्तंभ है उससे संगीतमय स्वर निकलता है। तो ये विठल स्वामी मंदिर, प्रसिद्ध विठल स्वामी विजय विठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो हम्पी। और हम्पी क्या? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तो 45 का आंसर सी हम्पी, 45 का आंसर सी हम्पी। और 46 नंबर क्वेश्चन है, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक भरोसा, वैश्विक मित्र। तो आप कह सकते हैं वैश्विक निष्ठा। अकबर के द्वारा दीने इलाही, एक धर्म सभी धर्मों के अच्छी बातों को मिला करके धर्म सहिष्णुता के लिए एक वो सिद्धांत दिया अकबर ने, उसको दीने इलाही कहा गया, जिसको पहले तौहीद इलाही फिर दीने इलाही नाम हुआ। इसका मुख्य रूप से यही था, खास करके अकबर का ये मानना था कि उसके साम्राज्य में धर्म के नाम पर जो संभावित टकराव है वो समाप्त हो जाए, वो ऐसा न हो। तो वैश्विक निष्ठा कह सकते हैं, वैश्विक निष्ठा। तो 46 का बी। और 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो अमृत सरोवर झील, अमृतसर में। तो 47 का ए। और 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत सबसे पहले
किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 19वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में देखे जाते हैं, धर्म सुधारक और समाज सुधारक रूप में देखे जाते हैं, और उन्होंने पश्चात शिक्षा को भारत के हक में बताया। और पश्चात शिक्षा के एक तरह से वकालत उन्होंने क्या किया, यानी पश्चात शिक्षा से हमें दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पश्चात शिक्षा प्राप्त करना हमारे सोच को कहीं ना कहीं और साइंटिफिक करेगा, यह सही है। भारतीयों के लिए पश्चात शिक्षा प्राप्त करना भारतीयों के हक क्या चीज़ है, ऐसा मानना राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय 48 का आंसर बी। और फिर इधर रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ईंधन के जलते समय उनमें से जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उसमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन किस में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के रूप में। तो 59 का बी। और 60 है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया। इनमें कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? साधारण लवण का जल में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोटर कार में पेट्रोल का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी उसके प्रोडक्ट से फिर आप वापस नहीं आ सकते हैं। तो 60 का सी, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया निम्न में कौन है? तो सी, मोटर कार में पेट्रोल का दहन रासायनिक परिवर्तन है। और 61 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ। तो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेप पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो लौह ऑक्साइड। तो 61 का डी। और 62 है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का अस्तित्व होता है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है, तीनों रूप में उस बिंदु पर वो रहेगा, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। 62 का सी। और 63 है, जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार के यौगिकों पर विचार कीजिए। हार्मोन, एंजाइम, लिपिड। उपयुक्त तीनों में कौन से वर्ग के यौगिक जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है? तो उपर्युक्त में से कौन सा वर्ग जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य मुख्य रूप से कौन करेगा? तो तीनों के तीनों महत्व हैं, लेकिन खास करके हार्मोन और एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम तो 63 का होगा, हार्मोन और एंजाइम। तो हार्मोन और एंजाइम जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण की फंक्शन निष्पादित करते हैं, यानी महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं। किसी भी जीव में, प्राणी में हार्मोन और एंजाइम की फंक्शन परफॉर्म करता है, की फंक्शन निष्पादित करता है। तो प्रमुख कार्य किसके द्वारा किसी भी लाइफ में संपादित होता है, खास करके प्राणी, एनिमल किंगडम में? तो हार्मोन और एंजाइम के द्वारा। और 64 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, बी। और 65 है, निम्नांकित में किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? किस बात के लिए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों से बना होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन, अध्यक्ष यानी स्पीकर कहाँ बोला जाता है? लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर बोला जाता है। तो स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा को क्या लेना है? स्पीकर का निर्वाचन में, तो ये बी हो जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो 65 का बी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या तो राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद। ऊपरी सदन या द्वितीय सदन? तो राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन या द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है या किसी राज्य से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 169 में ये उल्लेखित है कि संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन, एबोल्यूशन किया जा सकता है।
तो राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नांकित में किसे निहित है? तो संसद को। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 169 से। अब 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और उसी को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसमें किसी वोट का एक वैल्यू, वोट वैल्यू काउंट होता है, और वोट वैल्यू काउंट करने का इस तरह से तरीका होता है कि वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई उसमें प्रभावित नहीं होगा। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी प्रणाली कौन है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसमें किसी भी वोटर का एक वोट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, वोट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो वोट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है एक वोटर का, तो उस पद्धति को एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, और इसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए सबसे हित के लिए अच्छा प्रणाली है, या जिसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी प्रणाली कौन है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हेयर प्रणाली कहते हैं। तो 67 का आंसर ए। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो जब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा। चंद्रमा के आने से सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखेगा पृथ्वी से, तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी आ जाएगा बीच में, तो पृथ्वी आ जाएगा बीच में, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कुछ भाग पर नहीं पड़ेगा, तो वो चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। यानी याद आपको एक ही करना है, बीच में या तो पृथ्वी या सूर्य होगा। सूर्य ग्रहण के समय बीच में, सूर्य ग्रहण के समय बीच में चंद्रमा, और चंद्र ग्रहण के समय बीच में पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। तो बी, 68 का बी। और 69 होगा, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा में चिल्का झील। खारे जल की सबसे बड़ी झील भारत में कौन है? चिल्का झील, उड़ीसा में। और तो 69 का सी। 70, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा मैलेसिस निम्नांकित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो चीनी के उत्पादन में जो बाय प्रोडक्ट सीरा होता है वो किस में बदल जाता है? बाय प्रोडक्ट जो सीरा होगा वो किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में। तो 70 का ए। और 71 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। 72 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता है जैसे जैसे गहराई और खरापन दोनों में वृद्धि होती है। तो घनत्व, अगर खरापन बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ रहा है, या गहराई भी बढ़ेगा, गहराई जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ता जाता है। तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है गहराई बढ़ने पर और खरापन बढ़ने पर। तो 72 का डी। 73 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। और लियोन्स कहाँ है? तो फ्रांस का एक शहर है पेरिस के निकट, लियोन्स। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस में, पेरिस के निकट, लियोन्स नामक स्थान पर। अब 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1972 का। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1972 का। और 75 नंबर क्वेश्चन है, चाहे मुझे आपका मित्र मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसका स्टेटमेंट है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये स्टेटमेंट है, जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए। प्रथम अश्वेत
राष्ट्रपति हुए अमेरिका के बराक ओबामा, और बराक ओबामा का ये स्टेटमेंट। और फिर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर 81 नंबर पर आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसके संश्लेषण सिंथेसाइज के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? निम्न में से इंसुलिन, ग्लाइकोजेन और फिर है एस्ट्राडियोल। तो एस्ट्राडियोल को सिंथेसाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। एस्ट्राडियोल को सिंथेसाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो निम्नांकित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो एस्ट्राडियोल। तो 21 का बी। और 82 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा और इसलिए WBC लाल रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक यानी लाल RBC बढ़ जाएगा। तो ऊंचाई पर मनुष्य में RBC की संख्या बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो जब ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो लाल रुधिर कण RBC की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है। तो बस 82 का आंसर बी, 82 का आंसर बी। और 83 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होगा? तो जल होगा, 90%। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है, 90% जल होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस होता है? तो नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रेबस चक्र द्वारा, ग्लाइसोलाइसिस द्वारा या आर्निथियन चक्र द्वारा। तो आर्निथियन चक्र द्वारा। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है आर्निथियन चक्र द्वारा। तो 84 का डी। और 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। और 86 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। पहला, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, ये तो सही है। दूसरा, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों के प्रक्षेपित करने के लिए, ये नहीं है। तीसरा, अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण से, ये भी नहीं है। चौथा, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। तो त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए जो प्रणोदक होते हैं उसके अनुसंधान से संबंधित है, और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के विकास से संबंधित वो इंस्टीट्यूशन है। तो त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट छोड़ने के प्रणोदकों के अनुसंधान से और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित कार्य से संबंधित है, इसलिए 1 और 4 सही है। तो 86 का आंसर ए हुआ। 87 नंबर क्वेश्चन है, देश में कौन कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कथन क्या है? 2 कथन दिया हुआ है। देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2032 तक 5 परमाणु ऊर्जा पार्क स्थापित करने की सरकार की योजना है, ये सही है। चयनित स्थानों में हरिपुर पंजाब में, मीठी वर्दी गुजरात, जैतपुर महाराष्ट्र और कोवाड़ा आंध्र प्रदेश और कुडनकुलम तमिलनाडु शामिल है। यहाँ 2 स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सरकार 2032 तक 5 ऊर्जा पार्क, परमाणु ऊर्जा पार्क स्थापित करने का टारगेट बनाई हुई है। तो ये सही है, 2032 तक में 5 ऊर्जा पार्क डेवलप करने का टारगेट गवर्नमेंट का। और इन 5 स्थान कौन कौन है ये भी सही नाम दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब नाम हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा। हरिपुर, मिठी वर्दी, जैतपुर, कोवाड़ा,
कुडनकुलम ये कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य से अवस्थित है और किस बात के लिए ये चर्चा में या यहाँ पर क्या डेवलप होने जा रहा है, क्या डेवलप करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है 87 का, इसलिए 87 का आंसर बनता है सी। अब 88 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी दो स्टेटमेंट है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में की गई थी। यह रिएक्टर 1985 में पूरी तरह कार्य करने लगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। फिर आप देखेंगे, फिर यहाँ पर कथन और कारण करके स्टेटमेंट है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई और कारण दे समाचार पत्रों एवं एजेंसियों की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। व्याख्या क्या, लेकिन दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आंसर होगा, 89 का आंसर ए। और 90 नंबर में आइए, दो सूची है, एक तरफ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस है और दूसरे तरफ किसके द्वारा वो आविष्कार किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये दिया हुआ है। तो टाइपराइटर, टाइपराइटर किसके द्वारा, तो टाइपराइटर के आविष्कार सोल्ज हो गए, एक्सरे रॉन्टजन हो गए, रेडियो मार्कोनी हो गए और सेफ्टी लैम्प डेवी हो गए। तो 2 3 4 1 और 2 3 4 1 आपका ऑप्शन बनता है ए में। तो ए आंसर होगा टाइपराइटर, सोल्ज, एक्सरे, रॉन्टजन, रेडियो मार्कोनी, सेफ्टी लैम्प, डेवी। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 जो है, एक तरफ अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में, तो उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ का, तो असम। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ, राजस्थान। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य का, तो केरल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जब बनाते हैं तो 3 4 1 2 बनता है और 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। और इन अभयारण्यों के बारे में एक बार फिर से सुना जाए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, पेरियार नेशनल पार्क केरल। और इस तरह से आंसर 91 का सी बनता है। फिर एक तरफ राज्य है, एक तरफ जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है और हम लोग को मिलाना है। केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश 4 गो राज्य है और 4 गो जनसंख्या घनत्व है, उसको मिलाना है 2011 के जनगणना का रिपोर्ट के अनुसार। तो केरल का जनसंख्या घनत्व, केरल का जनसंख्या घनत्व वो 500, केरल का जनसंख्या घनत्व 859, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829। और इस तरह से 3 1 4 2 बनता है ऑप्शन जो डी में। फिर से आप देखिएगा, यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि पहले पश्चिम बंगाल का था और पश्चिम बंगाल का इस जनगणना में जो है वो 1029, यानी बिहार से पीछे है। बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया। तो उस जनसंख्या राज्य और संबंधित जनसंख्या घनत्व मिलाना था, जिससे हमारा डी ऑप्शन बन रहा है। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ भौगोलिक उपनाम है और एक तरफ वो जगह या कुछ उसका किसका उपनाम ये है। बंगाल का सुख किसको कहते हैं, बंगाल का सुख दामोदर को कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं और मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 4 ही बनेगा, यानी सामने सामने ये मैच्ड है ऑलरेडी। तो 1 2 3 4 ये सी ऑप्शन पर है, तो 93 का सी हो जाएगा। 94 नंबर में गुप्तचर संस्था है और देश है और इसमें बोल रहा है कौन असत्य है। तो एक सी में दिया है मुखबरात। मुखबरात ये कहाँ की संस्था है, दिया हुआ है कुवैत की, तो ये गलत है। वो कुवैत की संस्था नहीं है, वो मिस्र की संस्था है।
तो मिस्र इजिप्ट के गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात, जबकि यहाँ दिया हुआ है मुखबरात के सामने कुवैत, तो ये असत्य हो गया, यानी सही मेल नहीं है, तो आंसर 94 का सी होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सही वाला का, एक बार नाम लेते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड का, नाइचो जापान का, मुखबरात इजिप्ट का, मोसाद इजराइल का। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का, पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज कलकत्ता सही है, गुजरात हरिजन सेवक संघ अहमदाबाद का ये भी सही है, विश्व भारती कलकत्ता ये भी सही है, और खोजना है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सब सुमेलित, ये सब सुमेलित हैं, सब सही है। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी रॉन्ग नहीं है, देयर इज नो रॉन्ग मैचिंग, कोई रॉन्ग नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो 98 का डी, नो रॉन्ग, तो 98 का डी। तो सब मैच्ड है, ये सही। तो इसमें हमको मैंने जो गलत था वो चुनना था, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आंसर डी। अब 99 नंबर क्वेश्चन, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है? भवभूति संस्कृत के नाटककार एवं कवि भवभूति, भवभूति के नाम पर किस राज्य के द्वारा साहित्य सम्मान या भवभूति अलंकरण सम्मान, भवभूति अलंकरण सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? कौन सा स्टेट भवभूति अलंकरण सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के द्वारा भवभूति अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन जो है, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में कितने? 5 खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल के टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर से, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। ये आंसर हमारा हुआ 100 का 5। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हुआ 5, जो बी ऑप्शन पर है। अब हम बता रहे थे कि बास्केटबॉल के टीम में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, और पोलो में 4 खिलाड़ी। तो ये सेट 8 के जीएस का जो क्वेश्चन, सेट 8 में जीएस के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू। फिर अगले सेट के साथ, थैंक यू अगेन।